हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आज के इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में बिल्कुल 100% छपने वाला है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% आए, ये मेरा वादा है। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो आप लोग। 801 एचबी कोड का वायरल मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। यहां पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी आप लेकर जाएंगे बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आपने बोर्ड एग्जाम देने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही इस पेपर को पढ़ लिया तो आप यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दें आप लोग। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे से आता है, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में क्या है? 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर सीट में काले पेन से आप गोला काला करें या फिर नीले पेन से आप गोला भरें, कैसे भी आपको भरना है। यदि आप काले पेन से भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है ओएमआर सीट भरते समय। चलिए अगला निर्देश है यहाँ पर, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार यदि आपने गोला काला कर दिया, इसके बाद आपको उसको ना तो काटना है, ना ही आप इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 3 या 4 या 5 या 6 नंबर या 7 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा होगा 50 अंकों का, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न पूर्णांक कितना रहेगा? 20 अंकों का रहेगा, क्योंकि 20 प्रश्न है, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 24 फरवरी 2025 में बिल्कुल 100% यही प्रश्न आने हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसको जाना जाता है या किसे माना गया है? राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल को। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचना है चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और मेरे प्यारे बच्चों त्रिवेणी। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जहां से प्रश्न आ सकता है बहुविकल्पी के रूप में। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
विचार वीथी, रसमीमांसा और त्रिवेणी के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? यदि प्रश्न आता है सिंदूर की होली हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्या है? यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। और इस रचना के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। यहाँ पर भी सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन हैं? यदि प्रश्न आ जाए बोर्ड परीक्षा में माटी हो गई सोना किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह हिंदी गद्य की संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। दिए गए विकल्पों में से किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन इंदुमती। इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसके लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है, तो गुनाहों का देवता यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही होगा, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, गुनाहों का देवता के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है, तो एक छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार और प्रेम वेदना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न अगला है रीत ग्रंथों का निर्माण, यहाँ पर ये चौथा विकल्प है, सॉरी। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास भी उसी लेखक की रचना है जिसकी रचना है वैदेही वनवास। मेरे प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और रस कलश भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें, उन सभी बच्चों के पास पहुंचा दें जो आपकी कक्षा में हैं और आप उनका हित चाहते हैं, यानी कि आप भी चाहते हैं कि आपके मित्र 70 में 70 का स्कोर करें, इसलिए आपको शेयर कर देना है आज के इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न जो है भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? कह रहा है भारतेंदु युग की समयावधि यानी समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से? सन 1800 कब से? 68 से। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, यानी सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये थोड़ा विकल्प मिसप्रिंट है, 19 से 1928 नहीं होगा, 1900 होगा, यहाँ पर डबल जीरो होगा, यहाँ पर तब होगा 1900 से 1928। फिर भी ये ऑप्शन गलत है, सही कौन सा है? 1800 सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों जौहर काव्य के रचनाकार हैं, जौहर काव्य के रचनाकार हैं, इनमें से जौहर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। इन सभी प्रश्नों को आप रट लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, और यहां से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का।
शोक है करुण रस का स्थायी भाव। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। अब हास जो है यह किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का। हास्य रस का। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दें आप लोग, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, हास है। यहां पर कई सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए? मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यदि यही प्रश्न इस तरह से होता कि जहां पर उपमेय कि किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए या तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के कितने चरण होते हैं यदि प्रश्न आ जाता है? तो रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रहण क्या है? ग्रहण है मूल शब्द। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग अधि जुड़ा हुआ है। और क्या हो गया नया शब्द? अधिग्रहण हो गया। यहां पर अधिग्रहण हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अधिग्रहण में उपसर्ग कौन सा है? यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास, या फिर है द्विगु समास? तो नीलांबर में मेरे प्यारे बच्चों समास कौन सा है? यहां पर राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। योगी कैसा शब्द है? योगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है तत्सम शब्द। अब इसका कह रहा है तद्भव शब्द क्या होगा? तो योगी शब्द का तद्भव हो जाएगा जोगी। योगी शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? जोगी हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा युष्मत। यहां पर कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंधी आई और हम भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो आंधी आई और हम भागने लगे, यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा वाक्य है? आंधी आई और हम भागने लगे, यह है मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त वाक्य। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में मेरे प्यारे बच्चों क्रिया की प्रधानता होती है। यहां पर भी सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को कहा जाता है। तो वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा? वाक्य परिचय, वाच्य परिचय, पद परिचय, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा पद परिचय। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 50 अंक का होगा खंडबा। चलिए प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न आएगा गद्यांश वाला 6 नंबर का।
एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का यदि आप उत्तर करते हैं तो 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये गद्यांश हैं, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना 24 फरवरी 2025 के लिए। पहला गद्यांश है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ पढ़ रही थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर का दूसरा है और 2 नंबर का तीसरा, यानी कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में पाठ का नाम लिखना है आपको। तो किस पाठ से है ये गद्यांश? ममता पाठ से। और ममता पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। आप सभी जानते हैं ममता पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला है यहाँ पर प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गद्यांश में क्या है रेखांकित अंश? भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो इस गद्यांश के अनुसार इतना ही रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या करनी है। धर्मचक्र कहाँ स्थित था? तो धर्मचक्र कहाँ स्थित था? धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था और यह काशी के उत्तर में स्थित था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 प्रश्न क्लियर हो गए। एक ही गद्यांश करना है, लेकिन अथवा में जो गद्यांश है ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता दूं ये किस पाठ से है। यहाँ पर अथवा में आप लोग ध्यान दें, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है पाठ। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और प्रश्न है, इसका भी उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर करना है आपको। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला पद्यांश है, रानी मैं जानी अजानी महा पबिपाहन हूँ तो कठोर हियो है राजहु काजू काजू न जान्यो कहूँ तियको जही कान कियो है ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमिकै बनवासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है यह लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान दें आप सभी लोग। इनका जो है यानी वन पथ पर जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया वन पथ पर शीर्षक पाठ है।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या आपको करनी है। किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है? तो जब आप व्याख्या समझ पा रहे होंगे तो इस तरह का प्रश्न आसानी से कर लेंगे। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी पद्यांश है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी दीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, आगे भी है पद्यांश। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिन्हगारी। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है यह लिया गया है किस पाठ से? ये पद्यांश लिया गया है झांसी की रानी की समाधि पर, समाधि पर। और इस कविता के रचनाकार किसके द्वारा लिखा गया है? कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी चौहान जी के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? यहाँ पर पद्यांश में बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है पद्यांश पर आधारित सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों है? अब यहाँ पर प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर पहला जो गद्यांश है यह है इस प्रकार से, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। मेरे प्यारे बच्चों प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत जो यहाँ पर गद्यांश है, और इसको आप जरूर तैयार कर लेना, इसका हिंदी अनुवाद जरूर तैयार कर लेना। अथवा में भी गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये प्रश्न भी 5 नंबर का आएगा। पहला है पद्यांश मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अगला है यहाँ पर अथवा में अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा योजानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। तो आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। 2 दिए गए हैं, 1 का लिखना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें, यानी जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उससे रिलेटेड आप जो है खेती करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख लो प्रश्न। आप सभी को 24 फरवरी के लिए जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जय प्रकाश भारती, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए।
अगला प्रश्न है, 6 खा दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तुलसीदास, बिहारीलाल, महादेवी वर्मा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है इन कवियों का। आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर प्रश्न है, यानी प्रश्न है कितने नंबर का? 2 नंबर का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आप रट लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धीरः केन पूज्यते भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, ज्ञानम कुत्र संभवति, सुवचनेन मैत्री वर्धते। यहाँ पर सुवचनेन मैत्री वर्धते यानी मैत्री केन वर्धते होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान, अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस और जल ही जीवन है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को विषयों पर निबंध आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल 100% की गारंटी है आपका स्कोर अच्छा जाएगा यदि आपने बिल्कुल अच्छे से तैयारी की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर प्रश्न, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न था, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।